नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन में आज डिस्कशन होगा उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति बनेगी, खास करके ये जो बाई इलेक्शन हुआ यूपी में और बाकी जो 6 स्टेट की 7 विधानसभा सीटों पर, और जिस तरीके से इंडिया अलायंस एक दूसरे के खिलाफ आपस में ही लड़ गए। और जबकि ये बात करते हैं कि 1:1 के फॉर्मूले पर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो सवाल उठता है कि अगर इस बाई इलेक्शन में इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, तो 2024 में ये साथ में कैसे आएंगी, बड़ा सवाल ये है। और इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे साथ। क्या लगता है, जो इलेक्शंस हुए 7 सीटों पर, यूपी में भी हुआ, यूपी में तो खैर इंडिया गठबंधन साथ में लड़ा, अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को क्रेडिट भी दिया, लेकिन बाकी के जो 3 स्टेट हैं, उत्तराखंड में ये आपस में लड़ गए, केरल में ये लड़ गए आपस में, बंगाल में ये आपस में लड़ गए, ऐसे तो सब फेल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और असली इम्तिहान तो यही था कि यहाँ पर 1 सीट और 1 कैंडिडेट इस फॉर्मूले को लागू किया जाए। पार्शली सफल हुए, पार्शली फेल भी हुए। सफल इस मामले में कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सफलता मिली, लेकिन फेल इसलिए कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पे इस बाई इलेक्शन में कुछ था नहीं। उत्तर प्रदेश में जो हुआ तो उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया और उन्होंने बोल दिया कि भाई हम समर्थन देते हैं। त्रिपुरा की वेस्ट बंगाल की बात करें या फिर केरल की बात करें तो वहां पर उनके सहयोगी दल आपस में लड़ गए। हालांकि बाद में लोगों ने कहा कि ये गठबंधन जो हमारा बन रहा है ये लोकसभा चुनाव को देख करके बन रहा है, इस पर हम आगे काम करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में भी शायद समाजवादी पार्टी जी हाँ, उत्तराखंड में ये भी बड़ा चौंकाने और वाला है। बहुत बहुत कम अंतर से वहां पे भाजपा जीती है। हाँ, वहां पे देखिए, अगर नोटा और समाजवादी पार्टी अगर मिल जाती तो कांटे की टक्कर हो जाती। कांटे की टक्कर नहीं, हरा देती बीजेपी को ये लोग। हाँ, 2400 या कुछ वोटों से, हाँ मात्र बिल्कुल 2400 कुछ वोटों से हार जीत मार्जिन हुई। रहा है। नोटा बड़ा अच्छा वहां पे गया है, सपा वहां पे पाई है। अगर ये दोनों मिलके साथ में रहे होते या सपा बैक स्टेप कर लेती, पीछे हट जाती, वहां से समर्थन दे देती, तो कांग्रेस वहां पे अच्छा चुनाव लड़ती। तो ये गठबंधन में कुछ ग्लिचेस हैं, इंडिया अलायंस में कुछ ग्लिचेस हैं, क्योंकि सारी पार्टियों के मुद्दे अलग रहे हैं, सारी पार्टियों की राजनीतिक इच्छाएं अलग अलग रही हैं, और एक साथ लड़ने में सारी चीजों को दरकिनार करके थोड़ा समय लगता है। और उससे भी जानते हैं बड़ी चीज क्या है, जो सबको समझना चाहिए, कि हम आप लगातार एक राज्य में आपस में लड़ते चले आए हैं। गठबंधन हो गया, हम आप तो बैठ कर यहाँ पे मिल लिए ऑफिस में, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, उनका गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ है, वो ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, करा पाए कि नहीं करा पाए, क्योंकि असली लड़ाई तो कार्यकर्ता लड़ते हैं नीचे। 2017 का विधानसभा चुनाव हमने देखा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आपने लखनऊ में बैठ के तो गठबंधन कर लिया था, लेकिन जमीन पर क्या था? जमीन पे हुआ कि फेल कर गए वहां जमीन पर मैंने खुद ग्राउंड पे जाकर के पूछा लोगों से, तो तमाम सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बीजेपी को वोट ट्रांसफर करा दिए। क्या कहिएगा? तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप बूथ पर गठबंधन में हैं या नहीं है, हाँ, ये बड़ा सवाल है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती तो ये कहती हैं कि 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ, हमने तो अपना वोट दिलाया उनको, उनका वोट हमको नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले एक उनका स्टेटमेंट भी आता है कि हम इसीलिए इस बार अलायंस में चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारे जो काडर के लोग हैं मेरी बात सुनते हैं और मेरे एक कहने पे वोट दिलाते हैं, लेकिन दूसरे दलों का वोट हमको नहीं मिलता है। नहीं, अब देखिए 2024 आ रहा है। अखिलेश यादव ने मुंबई वाली जो तीसरी बैठक थी इंडिया अलायंस की, उसमें उन्होंने बोल दिया कि भाई हमको इतनी सीटें चाहिए। उन्होंने 40-45 सीटें जो भी मांगी, हमको नहीं इतनी चाहिए, लेकिन वो कैसे चाहिए, किस आधार पर चाहिए होंगी, ये भी तो बताना पड़ेगा कि भाई आपने बसपा के साथ जब चुनाव लड़ा, बसपा ने 10 सीटें जीती, आप 5 सीटें जीते, उसमें भी आप 2 गंवा बैठे बाई इलेक्शन में, तो आप किस आधार पर मांग रहे हैं भाई? किस आधार पर आप 43 सीटें मांग रहे हैं? आज लगता है उनको 2022 के विधानसभा चुनाव में अच्छे नंबर्स आए, सबसे बड़ी पार्टी बन के आए, तो ये तो लगातार वो कह रहे हैं इस बात को कि जो जिस राज्य में जो पार्टी
सबसे ज्यादा मजबूत हो, जिसके पास अच्छे नंबर्स हो, जिसके पास कार्डर हो, स्ट्रेंथ हो, उसको लीडरशिप दी जाए वहां पे। तो उस लिहाज से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जनाधार उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, तो कांग्रेस को तो 1 सीट या 2 सीट देंगे अखिलेश यादव। बिल्कुल। तो 1-2 सीट पे क्या कांग्रेस मानेगी? नहीं, एकदम नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि 190 सीटें ऐसी थीं जहाँ 2019 सीधी के लड़ाई चुनाव है। में हाँ जहां पर कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, वो दूसरे नंबर पे जी हाँ, दूसरे बिल्कुल नंबर पर सीधी रही है। सीधी लड़ाई है। और बताओ, राष्ट्रीय पार्टी आप किस स्तर तक जाकर के समझौता करते हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आपको समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं आप 5 सीट पे लड़िए, आपकी हैसियत इतनी है, तो अब ये कांग्रेस की लीडरशिप को सोचना चाहिए कि यहाँ पर हम नहीं, क्या मैं यूपी का सोच रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से घोसी में मायावती ने अपना कैंडिडेट नहीं नहीं उतारा उतारा। और एक साइलेंट भूमिका अदा करके मतलब उन्होंने साइलेंट रही अपने और वोटर्स को उन्होंने कह दिया कि हाँ, आप मत कीजिए, और कीजिए तो नोटा आप पे अपने कीजिए। विवेक से वोट अपने करिए। वोटर्स को उन्होंने खुला छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो इंडिया अलायंस को मिला, बिल्कुल समाजवादी मिला पार्टी है, कैंडिडेट बिल्कुल को मिला मिला। है, बिल्कुल तो मिला है। मैं फिर से वही चीज समझना चाह रहा हूँ, क्या मायावती ने अभी भी अपने दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं किए हैं क्या इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, मायावती की जो और पॉलिटिक्स है, एक उसी में एक और सवाल जोड़ूंगा। क्या अगर दरवाजे नहीं बंद किए और अखिलेश यादव 45 सीट 43 सीट मांग रहे हैं और मायावती अगर इंडिया में आ गई, तो तब क्या होगा? यूपी कितना में मांगेंगी फिर? तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जीरो, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो यही बात तो है कि मायावती इस समय उत्तर प्रदेश में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका भले वो सीटें नंबर्स उनके ना आ रहे हों पिछले कुछ चुनावों से, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। कुछ दाएं बाएं 2-3% शिफ्ट होता है, फ्लोटिंग वोट्स है उनके यहाँ भी, लेकिन वो जहाँ पे बोलती हैं, ये बात सही है कि उनके वोटर्स, उनके कैडर वोटर्स उस तरफ जाते हैं। इसीलिए उनको पता है कि उनकी शक्ति कितनी है, बार्गेनिंग पावर कहाँ है। इसीलिए अभी वो राइट टाइम का इंतजार कर रही हैं, गुड टाइम का इंतजार कर रही हैं। अगर इंडिया अलायंस को उनकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो वो उनके पास जरूर आएंगे बीजेपी से लड़ने के लिए। बीजेपी की तैयारी 80 में 80 लोकसभा सीटों की है यहाँ पे। हाँ, 80 की तैयारी है उनकी जीतने की, और कांग्रेस का धरातल पे कुछ यहाँ पे है नहीं। तो यानी ये सीधी लड़ाई सपा और भाजपा फिर हो जाएगी इस तरीके से। नहीं, और सवाल ये भी है ना कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ पहले से गठबंधन में आरएलडी है। पश्चिम में अब आप उनको भी 2019 सीटें चाहिए होंगी। उनको भी सीटें चाहिए, उनमें भी टसल चल रहा है। अभी ये पिछली संभल सीट को लेकर के वहां पर भी चीजें, क्योंकि लोकसभा प्रभारी समाजवादी पार्टी ने वहां नियुक्त कर दिया। अब वो सीट उनको चाहिए थी। मुजफ्फरनगर सीट है, शायद संभल सीट है, इसको लेकर वहाँ के विधायकों में भी कुछ समस्या है, और एक दिन मुख्यमंत्री से भी मिले थे 8 विधायक। तो इस बात की अंदेशा है कि वहां पे आरएलडी में सब कुछ सही नहीं है। तो जाहिर तौर पर अगर वो भी, और बीच में खबरें भी आई थी कि भाई जयंत का भी तो नेगोशिएशन चल रहा था बीच में बीजेपी के साथ में। और अपनी शक्ति के आधार पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5-6 लोकसभा सीटों पर आरएलडी का अच्छा प्रभाव रहा है। वो भी अपना क्लेम करेंगे। हाँ, अच्छा प्रभाव रहा है। और खास करके जो ये किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद जो हरियाणा के जो महिला खिलाड़ी थी उनका जो आंदोलन हुआ, उसको लेकर के जो एक सेंटिमेंट बना है पश्चिम में, खास करके उसको आप सिर्फ हरियाणा तक सीमित मत रखिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप उस तरीके से देखोगे उनकी आदतों के हिसाब से, उनके रहन सहन के हिसाब से, तो वो पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं एक दूसरे से। तो वो जो जाट वाला जो सेंटीमेंट है, किसान वाला जो सेंटीमेंट है, वो बढ़ा हुआ। आप जयंत को 2019 वाला जयंत मत समझिए। हाँ बिल्कुल, देखिए काफी चीजें बदल चुकी हैं जमीन पे। फार्म बिल के बाद जो किसान आंदोलन, तो उसके बाद ये लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। भले वो खत्म हो गया आंदोलन, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी अपनी एक निश्चित भूमिका में है, और उसको उसका वहां पे हक मांगेगी। खतौली विधानसभा सीट पर उन्होंने दिखाया ये करके अपनी उपचुनाव ताकत दिखाई। हाँ बिल्कुल, ताकत दिखाई, अच्छे खासे सेटल्ड लीडर को हराया है वहां पर। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप 2024 में किस तरीके से अपने आप को ले जाते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं, और बार्गेनिंग आप किस आधार पर करेंगे, ये समाजवादी पार्टी को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव अपने आप को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कह तो रहे हैं, लेकिन अगर इसमें मायावती को ऐड कर लिया जाए तो 10 सीटें हैं और इनकी सिर्फ 3 सीटें हैं।
अब ऐसे में अगर बार्गेनिंग होगी तो वो किस लेवल पर होगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।